हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 इस बुक में से चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, ये आज इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो चैप्टर का नाम है अपना पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, फिर बाद में हम देखेंगे कि इस चैप्टर का माइंड मैपिंग क्या है। इस चैप्टर, ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें कौन सी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताते रहूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, पावर शेयरिंग का मतलब क्या है तो आपको ये बताने से पहले आपको बता दूं कि लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, दैट इज द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसमें हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। डेफिनेशन भी वैसे दी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हर एक जो ऑर्गन है उसका सेपरेट पावर होता है खुद का और उसी पर वो काम करता है, जो दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को इंप्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम होता है उन्हें चेक करना। ओके, चेक एंड बैलेंस का काम जुडिशरी के पास होता है। तो ये एक तरह की पावर है। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर सब्जेक्ट्स अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स, इनके बीच में पावर को शेयर कर देना। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है? इट इज एन इंटेलिजेंट स्टेप। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टेप है कि जिसकी वजह से कोई भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है किसी भी कंट्री में वो बनी रहे, इसके लिए पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो ये एक टाइप का पावर शेयरिंग हो गया, अलग अलग टाइप के पावर शेयरिंग्स होते हैं, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट का अपने कुछ पावर्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर वो लॉ बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अपनी पावर होती है जिस पर वो लॉ बना सकता है। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट का अपना एक पावर एरिया होता है जिसे हम बोल सकते हैं उस पर वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पावर शेयरिंग। समझ रहे आप मैं क्या बताना चाहता हूँ? आई होप यू आर क्लियर। जैसे देखो, बैंकिंग जो है इसकी जो पॉलिसी होगी या फिर जिस पर लॉ बनाया जाएगा वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। तो बैंकिंग ये टॉपिक आता है किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। पुलिस जो है, सपोज पुलिस जो है ये आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये पावर होती है, पावर शेयर की जाती है। इस पावर शेयरिंग की वजह से किसी भी देश में क्या रहती है? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। अंडरस्टैंड? अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो पॉलिटिकल वो क्या बन जाएगी, वो कंट्री क्या बन जाएगी? तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगा या फिर वो डिक्टेटरशिप भी वहां पर आ सकती है। अंडरस्टैंड? तो पावर शेयरिंग के बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो इस पावर शेयरिंग को समझने के लिए हमें 2 एग्जाम्पल समझने हैं, एक बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। एक बेल्जियम की इथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? अंडरस्टैंड? उसके बाद उसका प्रॉब्लम क्या है इथनिक कॉम्पोजिशन का और उसका सोल्यूशन उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, ये एक पॉइंट रहेगा केस ऑफ बेल्जियम के अंडर में। श्रीलंका की इथनिक कॉम्पोजिशन क्या है और उन्होंने इस इथनिक कॉम्पोजिशन का जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से हैंडल किया पावर शेयरिंग का उनके देश में, ये हम समझेंगे। इन देशों में इथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है और उन्होंने किस तरह से उसे अकोमोडेट किया, उसे सॉल्व किया। ओके, श्रीलंका का दोनों का। उसके बाद वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है? इसके 2 रीजन है, एक मॉरल और दूसरा प्रूडेंशियल रीजन, वो भी हम समझेंगे इस पॉइंट के अंदर में। और लास्ट का पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स है अलग अलग, उनके बारे में भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो फिर हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द बेल्जियम, केस ऑफ बेल्जियम। इसे डिटेल में समझने के लिए केस ऑफ बेल्जियम जैसे कि हमारा डिसाइड हुआ है, तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में समझेंगे। तो बेल्जियम के बारे में क्या दिया, देखिए, इट इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। कितनी छोटी है? तो स्मॉलर देन हरियाणा। अपना जो स्टेट है इंडिया का, हरियाणा, उससे भी एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, दैट इज द बेल्जियम। ठीक है, अभी ये जो बेल्जियम है वो किन देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? तो इट शेयर बॉर्डर्स विद फ्रांस
नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। इन देशों के साथ बेल्जियम अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखिए कि कौन से देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन में ये चारों देशों का नाम होगा और बाकी तीनों ऑप्शन में एक जो कंट्री है वो कहीं तो भी मिसिंग होंगी। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए चारों भी कंट्रीज के नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे इसका पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो इट इज लिटिल ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेशन बेल्जियम इस देश की है। अंडरस्टैंड, ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अगर देखा जाए इस देश की जो कैपिटल है दैट इज द नेम इज ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स नाम का कैपिटल सिटी है किसका? बेल्जियम का। ठीक है, एमसीक्यू में ब्रुसेल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ... इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ब्रुसेल्स। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है वो आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया कैपिटल तक, जिसमें हमने समझा बेल्जियम के बारे में। अभी हम समझेंगे इस कंट्री का इथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। अभी इथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है, आप देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इथनिक का मतलब होता है, देखो कि अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ओके, एक सोशल डिवीजन, ओके, कम्युनिटी डिवाइड होना किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, मीन सेम कल्चर के बेसिस पे। अभी पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप्स बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंडेंट। अभी ऐसे लोग कि जो इथनिक ग्रुप उनका सेम है, उनका ऐसा मानना है कि उनके जो डिसेंडेंट है, उनके जो पूर्वज है वो एक जैसे थे, फिर उनके जो फिजिकल टाइप है उनमें सिमिलरिटी है, उनका कल्चर सेम है, या फिर दोनों भी चीज़ें सेम हो सकती है। अभी इथनिक ग्रुप में, इथनिक कॉम्पोजिशन में ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग एक ही नेशनलिटी के हो या फिर एक ही रिलीजन के हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं इथनिक कॉम्पोजिशन। तो अभी हम देख रहे हैं दैट इज द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। अगर इथनिक कॉम्पोजिशन देखना है तो पूरा जो टोटल 100% एरिया है बेल्जियम का, आपके सामने मैप भी है, आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो बेल्जियम ये 2 रीजन में डिवाइड हुआ है, एक है वॉलोनिया और दूसरा है फ्लेमिश रीजन। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि अभी ये सपोज ये पाई चार्ट आपको दिख रहा है, ये पाई चार्ट जो है वो बेल्जियम का है, पूरा बेल्जियम की पूरी पॉपुलेशन इस पाई चार्ट में दिखाई है। 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की दैट इज अ डच स्पीकिंग। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग लैंग्वेज बोलते हैं, और वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। 2 रीजन है उसमें से फ्लेमिश रीजन में वो रहते हैं ज्यादा। ओके, और बेल्जियम का जो दूसरा रीजन है दैट इज द वॉलोनिया। वहां पे रहने वाली जो 40% पॉपुलेशन है अपने बेल्जियम में रहने वाली, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है। कितनी परसेंट है? बेल्जियम में 40% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है और 59% डच स्पीकिंग है। डच बोलने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं फ्लेमिश में, और 40% जो फ्रेंच बोलने वाले लोग वो वॉलोनिया रीजन में रहते हैं, और 1% जो है दैट पॉपुलेशन इज ऑफ जर्मन स्पीकिंग। जर्मन स्पीकिंग है, जो कितने परसेंट है वहां पे बेल्जियम में? दैट इज द 1%। ये होगा इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। समझ रहे आप? आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। मगर और एक प्रॉब्लम यहां पे हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम है कैपिटल सिटी ब्रुसेल का। ब्रुसेल में ये जो इस तरह के आप देखेंगे पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग ज्यादा है, और कम कौन है? माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग है। मेजोरिटी में कौन है? डच स्पीकिंग है। मगर जो उनकी कैपिटल सिटी है, अभी कैपिटल का है, आप मैप में भी देख सकते हैं, कैपिटल इज इन फ्लेमिश। जो फ्लेमिश रीजन है वहां पे कैपिटल है, और फ्लेमिश रीजन में ज्यादा कौन है? तो डच है। मगर यहाँ का सिनेरियो अलग है फ्लेमिश रीजन का। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं एक बार कि ये जो फ्लेमिश रीजन में कैपिटल है कौन सी? बेल्जियम की, दैट इज ब्रुसेल्स। वहां पे क्या हो गया है, तो वहां पे थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा। वहां पे 80-20 का पैटर्न आपको दिखाई देगा, वहां पे उल्टा है। यहाँ पे अभी ये जो ब्रुसेल है, अभी यहाँ पे हेडिंग देता हूं मैं, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी, वहां पे 80% जो लोग हैं वो कौन से? तो फ्रेंच स्पीकिंग है। ओके, फ्रेंच स्पीकिंग लोग कितने हैं?
80% है, और 20% ही क्या है तो डच स्पीकिंग है। ये आपको थोड़ा सा रिवर्स आपको दिखाई देगा बेल्जियम में, कैपिटल में ज़्यादा फ्रेंच और कम डच स्पीकिंग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किसके बीच में, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो क्या ऐसा रीज़न है कि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं डच और फ्रेंच स्पीकिंग में? तो पहला रीज़न है, देखो ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है दैट वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। वो कैसी थी, रिच थी और पावरफुल कम्युनिटी थी, कौन सी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। इवन आफ्टर दे वर माइनॉरिटी, जबकि वो माइनॉरिटी थे, संख्या में कम थे, फिर भी वो रिच और पावरफुल थे। और एक चीज़, ये जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको बेनिफिट जो मिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का, वो बहुत बाद में मिला। किसके, अगर आप तुलना करेंगे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की तुलना में, उनको बहुत बाद में बेनिफिट मिले हैं, कौन से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए। ओके, ये सब तकलीफ के कारण है कि जिसकी वजह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो नाराज थी इस चीज़ की वजह से, किसके अगेंस्ट में, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के अगेंस्ट में। ठीक है, और यही दिया है, देखो आगे, दिस लेड टू टेंशन, इसकी वजह से एक टेंशन बना, कॉन्फ्लिक्ट बने बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। 1950s के टाइम में, 1960s के टाइम में इन सब रीजन की वजह से आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट या फिर तनाव बढ़ गया था। अभी 1950s मीन्स 10 साल का टाइम पीरियड। अभी अगर 1950s हम बोल रहे हैं तो कौन सा टाइम पीरियड, 1950 से लेकर 1960 तक, ये 10 साल का जो पीरियड है उसे बोला जाएगा 1950s। और 1960s में ये उनके बीच में तनाव बढ़ गया था। ठीक है, और ये जो तनाव है ये बहुत ज़्यादा था, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल है। क्यों ब्रुसेल्स में ये ज़्यादा था, क्योंकि डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में है कंट्री में, मगर वो माइनॉरिटी है, कहाँ पे, कैपिटल जो है ब्रुसेल में, वो वहाँ पर माइनॉरिटी थे। ये भी एक अलग प्रॉब्लम था कि जिसकी वजह से एक टेंशन बना हुआ था, एक कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई थी इन द बेल्जियम बिटवीन दिस 2 कम्युनिटीज। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूँ? तो ये सब रीजंस आप लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। ठीक है, अभी ये जो प्रॉब्लम है वो बेल्जियम ने किस तरह से सॉल्व किया, ये अब हम अभी समझेंगे। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड बेल्जियम सॉल्व द प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। तो इसके लिए उन्होंने क्या वे फाइंड आउट किया, व्हाट वाज द वे, ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या था वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का वे, वो अभी हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो जो बेल्जियन लोग थे, जो बेल्जियम में रहने वाले लोग थे, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि रीजनल डिफरेंसेस है, उसके साथ साथ कल्चरल डाइवर्सिटी है। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, मीन्स फ्रेंच लोगों का कल्चर अलग है, डच लोगों का अलग है। ये सबसे पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया। ओके, ये फर्स्ट थिंग उन्होंने की, बेल्जियम के लोगों ने ये सब पहले चीज़ें की। दूसरा चीज़, वो वहाँ के जो लीडर्स थे, दे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने उनका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, मीन्स उसमें सुधारना की, बदलाव किया, चेंजेस किए। ओके, कितनी बार किए, 4 टाइम्स दे अमेंडेड, उन्होंने 4 बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, उसमें सुधारणाएं की। कब, 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने 4 बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, उसमें सुधारणाएं की। किस लिए, टू इंश्योर पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, क्योंकि सब मिलकर साथ में रह सके, इसके लिए उन्होंने ये सब चेंजेस किए। अंडरस्टैंड। और उसके बाद उन्होंने एक बेल्जियन मॉडल बनाया। ये ऐसा मॉडल है कि जिसकी वजह से दोनों भी जो कम्युनिटीज है वो एक साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी। तो क्या है वो बेल्जियन मॉडल? तो सबसे पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, क्या बताया, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शाल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। शाल बी इक्वल, यह याद रखो, जो मिनिस्टर्स रहेंगे दोनों भी कम्युनिटी के, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों भी मिनिस्टर्स रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, तो इक्वल नंबर में रहेंगे। कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो उनकी सेंट्रल असेंबली है वहाँ पे इक्वल नंबर में, मीन्स अगर 50 फ्रेंच है तो 50 डच, ऐसे मिनिस्टर्स वहाँ पे रहेंगे। ये सबसे पहले उन्होंने अपने बेल्जियम मॉडल में बताया। ओके,
सेकेंड और एक चीज, कोई भी जो सिंगल कम्युनिटी है, कोई भी डच हो या फिर फ्रेंच हो, कोई भी सिंगल कम्युनिटी क्या नहीं करेगी, तो यूनिलैटरली डिसीजन नहीं लेगी, खुद के मन से डिसीजन नहीं लेगी। मीन्स अगर कोई लॉ बनाना है देश के लिए, ओके, तो दोनों भी कम्युनिटी उसके लिए रेडी होनी चाहिए। कोई भी अपने मन से क्या नहीं करेगा, तो डिसीजन नहीं लेगा। यूनिलैटरली मीन्स 100ली सिंगल हैंडेडली कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। सेकेंड थिंग, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारी जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने वो क्या कर दी, तो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। स्टेट मीन्स रीजनल गवर्नमेंट, वो दो ही, वॉलोनिया और फ्लेमिश, अंडरस्टैंड, उनको ये पावर उन्होंने दे दी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, आंसरेबल नहीं रहेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स वो आंसर नहीं करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो उनके डिसीजन के, उनके रीजन के डिसीजन वो खुद लेंगे, वो आंसरेबल नहीं रहेंगे, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट, अंडरस्टैंड। ये एक दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर की, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने उसे प्रिस्क्राइब कर दिया। और एक चीज जो उन्होंने की, दैट इज ब्रुसेल का उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनवाया, जहां पे जो दोनों भी कम्युनिटीज रहेंगी उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। मीन्स जो सेपरेट गवर्नमेंट है ब्रुसेल का, वहां पे डच भी इक्वल नंबर में उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, साथ ही साथ फ्रेंच का भी रहेगा। क्योंकि डच कम्युनिटी ज़्यादा होने के बाद भी उन्होंने 50% ये मिनिस्ट्री किसको दी थी, मिनिस्टरशिप किसको दी, तो फ्रेंच को दी। तो ब्रुसेल में भी अगर फ्रेंच ज़्यादा है तो उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आपको भी 50% क्या मिलेगा, तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ब्रुसेल के गवर्नमेंट में, ठीक है। इसके बाद लास्ट का जो पॉइंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में और एक गवर्नमेंट वहां पे बनवाया गया, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इन्हें कौन इलेक्ट करता है, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। सपोज फ्रेंच लोग हैं तो उनका सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगा, डच लोग हैं तो उनका सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगा, उसके बाद जर्मन है तो उनका सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगा। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगा उनके पास पावर रहती थी, क्या पावर है उनके पास, तो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यू है इस पर लॉ बनाने की, इनको हैंडल करने की पावर स्पेशल दी गई, किसे, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को। अब ये सब अरेंजमेंट उन्होंने की, इसे बोला गया बेल्जियन मॉडल, ओके। इसकी वजह से एक फायदा हुआ कि जो आपस में उनके जो फाइट चल रही थी, कंफ्लिक्ट चल रहे थे, वो बंद हो गए, क्योंकि सबको सेम और अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दे दिया, सबको अच्छे से पावर शेयर कर दी दोनों भी कम्युनिटीज के बीच में। और इसी के लिए जब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाना था, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने ब्रुसेल को चुना, और वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का क्या बनाया गया, तो हेडक्वार्टर बनाया गया, ओके। आई होप आपको ये जो स्टोरी है बेल्जियम की वो अच्छे से समझ में आ गई है। केस ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका केस हम समझेंगे, और उन्होंने पावर शेयरिंग का जो इशू है उसे किस तरह से उन्होंने हैंडल किया, उसके लिए उन्होंने क्या अल्टरनेट यूज किया, ये आप यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी श्रीलंका के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, व्हाट इज गिवन देयर। तो ये एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड में जिसके चारों तरफ से समंदर होता है और जो ज़मीन होती है उसे बोला जाता है आइलैंड नेशन। तो श्रीलंका इज आइलैंड नेशन, और ये कुछ ही किलोमीटर दूर है अपना जो सदर्न कोस्ट है इंडिया का जो सदर्न कोस्ट है, वहाँ पे जो तमिलनाडु है, हमारा स्टेट, इंडिया का जो स्टेट है, भारत का जो स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर ये आइलैंड नेशन स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो पॉपुलेशन है नियर अबाउट 2 करोड़ है। कितनी पॉपुलेशन है इस देश की, नियर अबाउट 2 करोड़, जो एज सेम ऑफ हरियाणा, जो हमारा हरियाणा स्टेट है उसकी जो जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन आपको दिखाई देगी किसकी, तो श्रीलंका की, ठीक है। आगे क्या दिया देखिए, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे इंडिया में आपको डिवीजन दिखाई देगा, डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देगा, उसी तरह की पॉपुलेशन आपको श्रीलंका में दिखाई देगी। मीन्स हर एक रिलीजन, फिर हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये सब रिलीजन वहाँ पर, क्रिश्चियनिटी, ये सब रिलीजन्स वहाँ पर है। ये मैं आपको आगे बताने वाला ही हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अपना मेन पॉइंट दैट इज द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का इथनिक कॉम्पोजिशन कैसे है, ठीक है। बेल्जियम का हमने देखा है, मगर अभी श्रीलंका में किस तरह से सिनेरियो है। तो देखो यहाँ पे जो मेजर सोशल ग्रुप्स है, 2 मेजर सोशल ग्रुप्स है, उसमें एक है सिन्हाला स्पीकर्स, जिनकी पॉपुलेशन है 74%। मीन्स सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है दे आर 74% इन श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेजोरिटी में। माइनॉरिटी में आपको दिखाई देगा तमिल स्पीकर, माइनॉरिटी में उनकी पॉपुलेशन कम है, दैट इज द श्रीलंकन
दे आर द तमिल स्पीकर। उनकी पॉपुलेशन है 18%। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 18% आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब ये जो माइनॉरिटी है तमिल स्पीकर्स, ये इनके दो आप देख सकते हैं कि उनके सब ग्रुप्स है। ठीक है, पहला जो ग्रुप है दैट इज द तमिल नेटिव्स, जो वहाँ के लोकल के तमिल स्पीकर्स है, जिन्हें कहा जाता है श्रीलंकन तमिल, और उनकी पॉपुलेशन है 15%। टोटल तमिल स्पीकर से 18%, उसमें से 13% जो है दे आर श्रीलंकन तमिल, मीन्स वो श्रीलंका के नेटिव लोग हैं जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, वो 13% है। ठीक है, बाद में आते हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स की पॉपुलेशन कितनी है? तो इट इज 5%। अंडरस्टैंड, इंडियन तमिल्स कितने? 5% है। अब ये जो इंडियन तमिल्स है, इनके जो फोर फादर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, वो कहाँ से गए थे? तो इंडिया से गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे, तब ये जो लोग हैं, उनके जो पूर्वज थे, वो कहाँ से गए? इंडिया से एज अ प्लांटेशन वर्कर के तौर पे श्रीलंका गए थे। तो उनकी पॉपुलेशन है 5%। अंडरस्टैंड? आई होप आपको क्लियर हो गया है कि दो सब ग्रुप कैसे हैं। ठीक है, अभी आपके सामने मैप दिख रहा है, देखो श्रीलंका का, तो आप इसमें देख सकते हैं जो तमिल है वो कॉन्सेंट्रेट है कहाँ पे? स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के साइड में। अंडरस्टैंड, वो जो कलर दिख रहा है आपको, सैफ्रॉन कलर थोड़ा, तो वहाँ पर क्या है? तो तमिल जो है स्पीकर्स वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, वहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अपना जो पॉइंट है उसमें दिखाई देगा आपको कि रिलीजियस डिवीजन कैसा है, रिलीजन किस तरह से है श्रीलंका का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सिंहला स्पीकर्स है, सिंहला बोलने वाले जो है, दे आर द बुद्धिस्ट, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, दे आर द बुद्धिस्ट, मोस्ट ऑफ द सिंहला। आफ्टरवर्ड्स जो तमिल्स है, मोस्ट ऑफ द तमिल्स दे आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तमिल्स कौन है? तो हिंदूज और मुस्लिम्स है। ठीक है, और क्रिश्चियनिटी की बात करें तो 7% क्रिश्चियंस है लगभग श्रीलंका में जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और ये तमिल एंड सिंहला दोनों भी भाषा बोलने वालों में आपको दिखाई देंगे। इस तरह से आप इथनिक कॉम्पोजिशन लिख सकते हैं श्रीलंका का। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, सो यू शुड बी राइट इन दैट वे। अगर ये 3 मार्क के लिए आता है तो आपको इस तरह से लिखना है, 5 मार्क्स के लिए आया तो भी ऐसे आप 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि जैसे कि हमने पहले देखा था बेल्जियम ने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे सिंहला जो है दे आर इन मेजोरिटी, तो वो चाहे उस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि डच स्पीकिंग वर मेजोरिटी इन बेल्जियम, मगर उन्होंने वैसा किया क्या? उन्होंने मेजोरिटी का बेनिफिट लिया क्या वहाँ पे? नहीं, उन्होंने कुछ क्या बोल सकते हैं उसे, अकोमोडेशन फाइंड आउट किया, और इस तरह से दोनों भी कम्युनिटीज साथ में रहने के लिए एक साथ आ गई। मगर अभी श्रीलंका ने क्या किया है ये भी हम समझेंगे। तो श्रीलंका ने क्या किया? देखो, श्रीलंका हैज़ अडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म कंसेप्ट इन देयर कंट्री। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या है ये, अ बिलीफ, एक तरह का बिलीफ कि जिससे दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स। एक तरह का बिलीव कि जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी है देश की, वो क्या करेगी? तो देश को रूल करेगी, देश को चलाएगी इन विच एवर वे इट वांट, जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से देश को चलाएंगे। किसके मन के हिसाब से? मेजोरिटी के हिसाब से। ठीक है, और वो क्या करेंगे? कंप्लीटली डिसरिगार्ड द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, और जो माइनॉरिटी है देश की उसे कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर देंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो उसे बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। तो ये मेजोरिटेरियनिज्म जो है श्रीलंका ने उनके देश में अडॉप्ट किया। तो कैसे किया? देखो, श्रीलंका एक आज़ाद मुल्क बना, इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 1948 में। MCQ में पूछ सकते हैं, याद रखिए। श्रीलंका इमर्ज हुआ इंडिपेंडेंट कंट्री कब? 1948 को। बाद में सिंहला जो कम्युनिटी थी उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिक्योर डोमिनेशन ओवर गवर्नमेंट, हम हमारा डोमिनेशन बना सकते हैं गवर्नमेंट पे, क्योंकि हमारे पास क्या है? तो मेजोरिटी है। और उन्होंने क्या किया? तो मेजोरिटी के बल पर दे अडॉप्टेड, उन्होंने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की जिसकी वजह से मेजोरिटेरियन जो कुछ चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की, क्या करने के लिए? खुद की सुप्रीमेसी बनाने के लिए, देश में सिंहला सुप्रीमेसी सेट करने के लिए। और वो जो सीरीज उन्होंने अडॉप्ट की उसे बोला जाता है मेजोरिटेरियन या फिर मेजोरिटेरियनिज्म उसे
बोला जाता है। तो इस तरह से हम समझेंगे आगे कि कौन सी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की। इस पर क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो कि व्हाट स्टेप्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अचीव मेजोरिटेरिज्म। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 3 या 5 मार्क्स के लिए। तो क्या ऐसी चीज़ें कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक मेजोरिटेरिज्म उनके देश में इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने की वो की 1956 को उन्होंने क्या कर दिया, एक एक्ट पास किया और इसके तहत जो सिंहला लैंग्वेज है उसे बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंहला लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और बाकी जो तमिल लैंग्वेज है उसे कंप्लीटली नकार दिया, उसे डिसरिगार्ड कर दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और सिंहला लैंग्वेज को ही उन्होंने क्या कर दिया, तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ये पहली चीज़ की कि इससे वो क्या करना चाहते थे, तो खुद पर एक क्या बस बनाना चाहते थे, एक ये सिस्टम वो उनके कंट्री में लाना चाहते थे। मेजोरिटी के हिसाब से देश चलना चाहिए, इसके लिए। सेकेंड थिंग, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी उन्होंने लाई। क्या थी वो प्रेफरेंशियल पॉलिसी, जो फेवर करती थी किसे, सिंहला एप्लीकेंट्स को। जो सिंहला बोलने वाले जो एप्लीकेंट्स है उनको फेवर करने वाली ये पॉलिसी थी, जिसके तहत यूनिवर्सिटी की पोस्ट पोजीशन जो थे, गवर्नमेंट जॉब जो थे वो दिए जा रहे थे किसे, सिंहला एप्लीकेंट्स को ज़्यादा तो पैमाने पे। और यहाँ पर भी जो तमिल से उनके साथ एक क्या हो रहा था, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। लैंग्वेज की इसमें हुआ। उसके बाद प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ के बीच भी इसके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तमिल के साथ क्या हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, दैट इज एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके तहत स्टेट मीन्स कंट्री, देश ने क्या करना है, तो प्रोटेक्ट करना है, फॉस्टर करना है बुद्धिज्म को। एक ही रिलीजन पर फोकस करने लगे वो कि आपको क्या करना है, बुद्धिज्म को बचाना है और उसे बढ़ाना है। इसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक लॉ डाल दिया। इस तरह से ये सब चीज़ें उन्होंने की क्या करने के लिए, तो मेजोरिटेरिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए देश में। मगर ये सब चीज़ें करने की वजह से तमिल ने क्या रिएक्ट किया वो भी हमें अभी समझना पड़ेगा। श्रीलंका ने तो अपना जो बहुसंख्यकवाद है इससे तो अपना लिया था उस अपने कंट्री में, मगर इसका इम्पैक्ट जो हुआ तमिल्स पर क्या हुआ, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मेजोरिटेरिज्म ऑन तमिल्स। तमिल्स पर वो बहुसंख्यकवाद का या फिर मेजोरिटेरिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ये किस तरह से उन्होंने वो फेस किया, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। देखो, तो सबसे पहले तो तमिल्स को लगने लगा कि एलियनेटेड या फिर अलोन, उनको अकेला वो महसूस करने लगे कंट्री में, क्योंकि कोई भी जो चीज़ थी उनके हित में नहीं हुई थी, इसकी वजह से। सेकेंड थिंग, तमिल्स को लगने लगा कि कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी श्रीलंका में, उनके जो लीडर्स थे, दे ऑल वर बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स। ये सब बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स थे और वो कोई भी सेंसिटिव नहीं था अबाउट द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ तमिल्स की लैंग्वेज, उनके कल्चर के बारे में ये कोई भी क्या नहीं थे, तो कोई भी सेंसिटिव नहीं थे, ऐसा भी उन्हें लग रहा था। उसके बाद ये तमिल्स ये सब फेस कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाई द इक्वल पॉलिटिकल राइट। उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है श्रीलंका में, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, इन सब चीज़ों ने उनको उनके जो इक्वल राइट्स उनको चाहिए थे देश में, तो वो क्या नहीं, उन्हें मिल नहीं रही है, उन्हें पूरी तरह से नकार दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये भी लग रहा था किसे, तो श्रीलंका तमिल्स को। देन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, किसके लिए, गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स मिलने के लिए, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनके साथ पूरी तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनकी जो इंटरेस्ट है उनको दबाया जा रहा है। इस तरह की भावना जो है श्रीलंकन तमिल्स के बीच में पनपने लगी थी, उनके बीच में वो आने लगी थी। सो इन सब चीज़ों की वजह से, इस एक कंसेप्ट की वजह से क्या हो गया, देखो ये सब प्रॉब्लम्स तो हो गए, एक कम्युनिटी पूरी तरह से अकेला खुद को महसूस करने लगी थी, अंडरस्टैंड। और इसी की वजह से सिन्हाला और तमिल जो कम्युनिटीज़ है, इनके जो रिलेशंस है वो क्या हो गए, तो स्ट्रेन होने लगे, मीन्स इसमें खींच तनाव होने लगी थी, ठीक है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, ओके, श्रीलंकन तमिल्स ने किस तरह से रिएक्ट किया इन सब चीज़ों के लिए,
तो पहला जो रिएक्शन था उनका, तो उन्होंने क्या किया, तो पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने बनाई और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। किसके लिए, कि तमिल को भी क्या मिलना चाहिए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। ओके, और उनकी जो रीजनल ऑटोनॉमी है, जिस रीजन में वो ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में वो ज़्यादा थे, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनॉमी उनको चाहिए थी उसे रन करने के लिए। ठीक है, और इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी चाहिए फॉर द सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड जॉब पर्पस। ये सब डिमांड्स वो करने लगे। दैट वाज द रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स अगेंस्ट द मेजोरिटेरियनिज्म। ओके, मगर इनकी जो डिमांड थी क्या, कि उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए उनके रीजन को। ठीक है, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, इसे बार बार क्या किया जाता था, रिपीटेडली डिनाई किया जा रहा था। दूसरी चीज जो 1980s में हुई, दैट वाज द, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस तमिल्स ने बनाए और उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया सेपरेट तमिल ईलम, एक सेपरेट स्टेट की वो डिमांड करने लगे 1980s में। कहाँ पे, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, क्योंकि वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, और उसी एरिया में उनको ज़्यादा रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी, वो भी उन्होंने उसके भी रिक्वेस्ट जो है वो बार बार डिनाई की जा रही थी बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो फाइनली उन्होंने बोला कि हमें क्या कर दो, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल ईलम आप दे दो हमारे एरिया में जहाँ पे हम ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया, तो पहले ही उनके जो रिश्ते थे वो स्ट्रेन हुए थे, तने हुए थे। तो एक डिस्ट्रस्ट की भावना एक दूसरे के प्रति थी और इसका ये अंजाम हुआ कि उनके बीच के जो झगड़े हैं वो बढ़ते गए और इन झगड़ों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो हुआ सिविल वॉर में। सिविल वॉर का मतलब होता है कि किसी भी देश के जो लोग हैं जब वो आपस में ही लड़ते हैं तो उसे कहा जाएगा सिविल वॉर। तो सिविल वॉर की डेफिनेशन भी दी, आप एक बार देख सकते हैं वॉर। तो श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में शुरू। और इसका क्या अंजाम हुआ, तो थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं वो दोनों साइड के वो मारे गए। एक दूसरे को मारने के चक्कर में थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं श्रीलंका के वो मारे गए। मीन्स सिन्हाला भी मरे और तमिल लोग भी मरे इस सिविल वॉर में। बहुत सारी फैमिलीज को देश छोड़ के जाना पड़ा, दूसरे देश में जाकर वो रेफ्यूजी की तरह रहने लगे, निर्वासित के तौर पर वो जीने लगे। बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड चली गई, जो कुछ भी उनके बिजनेसेस थे वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गए इस सिविल वॉर के लिए। अभी हमने देखा, देखो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी श्रीलंका की, मगर इन सिविल वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा सेटबैक हो गया। मीन्स श्रीलंका बहुत पीछे चला गया, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो है कंट्री की वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई बिकॉज ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर इज़ बैड फॉर द नेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और फाइनली 2009 में ये जो सिविल वॉर है वो क्या हो गया, तो वहाँ पे खत्म हो गया श्रीलंका से। आई होप आपको जो केस है, स्टडी है किसी श्रीलंका की, आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी आपको सुझाव है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मत भूलिएगा। ये जो पावर शेयरिंग है इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में देखेंगे। एक पहली थिंग है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और दूसरा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये दोनों भी पॉइंट आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ में, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर हमें मिलता है दो रीजंस। हमारे पास दो रीजन दिए आपके टेक्स्ट बुक में। द फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मॉरल रीजन। इन दो वजहों से हम बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ओके, तो लोकतांत्रिक जो देश है वहां पे पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है इन दो चीज़ों की वजह से, इन दो कारणों की वजह से, रीजंस की वजह से। तो प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिएगा। प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकपूर्ण, कॉशियस, सोच या फिर समझदारी भरा, वाइज ऐसा डिसीजन। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन में हम देख सकते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन जो है स्ट्रेस बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल रीजन फोकस करते हैं अच्छे आउटकम्स हमें मिले इसके लिए। मीन्स अगर पावर शेयरिंग होता है तो हमें अच्छे आउटकम्स मिल सकते हैं, हमें अच्छे आउटकम्स मिलते हैं, इसी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी होता है। सेकेंड थिंग, अभी पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। आप अब सब हम जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो या फिर कोई भी देश हो, वहां पे क्या हो सकते हैं, अलग अलग सोशल समूह हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर उस देश में पावर शेयरिंग हो रहा है अच्छे से तो हम क्या कर सकते हैं, इससे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं,
वो उनकी जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है पावर शेयरिंग की वजह से। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा बेल्जियम का, वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई, इसकी वजह से डच और जो फ्रेंच लोग हैं उनके बीच में जो क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, वो उसकी संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। तो इसी के लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उस पॉसिबिलिटी को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, इसके लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, इट इंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, तो देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा वो स्टेबल रहेगा। किसी भी देश को अनस्टेबल करना है तो वहाँ पे झगड़े होना ज़रूरी है। पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है, तो सबको पावर मिलती है, इसकी वजह से कोई भी झगड़े नहीं होते हैं और उस देश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अभी जैसे कि श्रीलंका का एग्जांपल देखो, वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं किया गया तो वहाँ पे क्या हो गया, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी क्या, नहीं, वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, लोग मारे गए हज़ारों। अंडरस्टैंड? तो इसी के लिए याद रखना है कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से कोई भी झगड़े नहीं होते और देश अच्छे से डेवलप हो सकता है। फोर्थ, इसी के प्रूडेंशियल के अंडर ही इट कीप्स द कंट्री रनिंग स्मूथली, और देश जो है अच्छे से रन हो सकता है। अंडरस्टैंड? लास्ट का पॉइंट है पावर शेयरिंग प्रमोट्स द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एकता, एकात्मता आ सकती है देश में अगर पावर शेयरिंग की जाती है तो। अंडरस्टैंड? तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। अभी आगे देखेंगे मॉरल रीजन। मॉरल रीजन हमें क्या बताते हैं, देखो मॉरल रीजन में हम देख सकते हैं कि इट एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। ये हमें बताते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, तो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़रूरी है किसी भी देश में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो लोकतंत्र का आत्मा होते हैं। अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं, देखो कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहाँ पे पावर किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है, वो डिवाइड होती है। अंडरस्टैंड? तो इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो क्या है, तो पावर शेयरिंग है। अंडरस्टैंड? और एक चीज़ जो पावर शेयरिंग का हमें बेनिफिट है, जिसके लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है, तो वो क्या है, पावर शेयरिंग क्या प्रोड्यूस करता है, एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमें मिल सकता है बिकॉज ऑफ द पावर शेयरिंग। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूँ? इसका मतलब होता है कि जो पावर शेयरिंग होती है, इसकी वजह से हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट मिलता है, रिस्पॉन्सिबल मिलता है, और साथ ही साथ लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमें मिलता है। मीन्स लोग खुद क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में शामिल हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? वो पता कर सकते हैं कि उन पर कौन रूल कर रहा है, दैट ऑल्सो दे कैन चेक। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है आपको एग्जाम में, तो यू शुड राइट ऑल दिस पॉइंट्स इन दैट क्वेश्चन। अगर 3 मार्क के लिए आता है तो इस तरह से आपको लिखना है, या फिर 5 मार्क के लिए आता है तो ये डिटेल आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कौन से फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के, अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो जनरली जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, आपको ये 4 तरह के पावर शेयरिंग आपको दिखाई देगी मॉडर्न डेमोक्रेसी में। तो पहला है देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और लास्ट वाला है पावर शेयरिंग अमंग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स। ओके, तो ये 1 बाय 1 हम अभी आज समझने वाले हैं। तो आपको इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, 5 मार्क के लिए आएगा, तो आपको ये सब के बारे में लिखना पड़ेगा। या फिर सिंगल आ सकता है, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, 3 मार्क के लिए, या फिर इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल, एक लाइन में जिसे बोल सकते हैं हम, इक्वल स्टेटस, इसे बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल। अंडरस्टैंड? पैरेलल होते हैं एक ही लेवल पर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफ पावर जो है, ये शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इनके बीच में क्या की जाती है, तो पावर शेयर की जाती है। किसमें? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, किसके बारे में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इस चैप्टर में।
ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आपको मालूम है कि दिस इज द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मीन्स पावर जो है वो शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन तीनों में। अरे ये जो पावर शेयर की जाती है इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स, इसी वजह से क्या होता है जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो क्या होते हैं, तो वो सेम लेवल पर काम करते हैं और अलग अलग पावर को वो एक्सरसाइज करते हैं। अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करना, अभी लेजिस्लेचर के पास क्या पावर रहेगी, टू मेक द लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव के पास क्या काम रहेगा, तो ये जो लॉ बना है उसे इंप्लीमेंट करना, अंडरस्टैंड। और जुडिशरी का काम हमें सबको मालूम है कि इंटरप्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का काम जुडिशरी में होता है। मीन्स इन सबके पास सेपरेट पावर है, वो खुद की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये सेम लेवल पे काम करते हैं। अभी ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं और सेपरेट पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका एक बेनिफिट होता है कि इसकी वजह से नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, ठीक है। इसके पास लॉ बनाने की पावर है तो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेजिस्लेचर वाले एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इंप्लीमेंट करने का काम इनके पास ही है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको इंटरप्रेट करने का काम इनके पास ही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, कोई लॉ बना है तो वो करेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ये देखने का काम जुडिशरी करेगी, न्याय व्यवस्था जिससे कहा जाता है। तो कोई भी ऑर्गन जो है वो क्या नहीं करेगा, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं करता है बिकॉज ऑफ दिस पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग किया गया है, अंडरस्टैंड। हर एक ऑर्गन जो है वो चेक्स द अदर्स, दूसरे को वो चेक करने का काम करता है और इसकी वजह से क्या बन जाती है, तो दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। किस तरह से बैलेंस बना रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है इसे मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर इवन आफ्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, क्या बोल सकते हैं हम उसे, पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली। अगर यूनियन लेवल का अगर कोई ये है मिनिस्टर तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा पार्लियामेंट के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो दैट मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट असेंबली। समझ रहे आप। और एक चीज़ आपको आपको याद दिला दूं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस को अपॉइंट करते हैं, मगर ये भी उतना ही सही है कि जुडिशरी जो है वो क्या करती है, तो फंक्शनिंग देखने का काम करती है कि एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर इन्होंने लॉ बनाया वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये देखने का काम जुडिशरी करती है। इसी वजह से इसे और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। एक दूसरे को चेक करने का काम वो करते हैं, समझ रहे आप। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, या फिर इसे ही कहा जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर को हम क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला जाता है इसे। तो इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आप देखेंगे कि पावर जो है वो शेयर की जाती है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल के जो गवर्नमेंट है उनमें पावर शेयर की जाती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर देता है लोकल गवर्नमेंट को। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये किसके लिए होता है, फॉर द होल कंट्री, जो पूरे देश के लिए होता है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री, अंडरस्टैंड। और किसी देश में क्या होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं, रीजनल गवर्नमेंट होते हैं। अब ये जो प्रोविंस या फिर रीजनल गवर्नमेंट, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से कॉल किया जाता है। इंडिया में इसे बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है। वहाँ के उस सपोज गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लिए जो गवर्नमेंट रहेगा उस स्टेट के लिए उसे बोला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमने देखा था बेल्जियम में दो रीजनल गवर्नमेंट थे, एक था वॉलोनिया और दूसरा था फ्लेमिश, अंडरस्टैंड। तो वो हो गई रीजनल गवर्नमेंट। वैसे हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट इसे बोला जाता है, तो उनको भी कुछ पावर दी जाती है। और बाद में होता है लोकल लेवल गवर्नमेंट। अभी बेल्जियम में वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इंडिया में होता है लोकल गवर्नमेंट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले सेकेंड चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश का, उसमें क्लियरली ले डाउन किया जाता है पावर को ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसे फेडरल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है।
फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन होता है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी, ये ऑलरेडी मेंशन किया जाता है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दी जाती है। अंडरस्टैंड। और ये जो पावर को दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यही सेम प्रिंसिपल क्या किया जाता है तो डाउन साइड में स्टेट गवर्नमेंट में भी यूज किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है तो उसकी पावर, कुछ ना कुछ पावर लोअर गवर्नमेंट को देता है। अभी लोअर गवर्नमेंट में आता है पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी। मीन स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपालिटी और पंचायत को भी कुछ ना कुछ पावर शेयर करता है। तो इसका मतलब है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होना, इसका मतलब है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये जो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसमें अभी मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलूँगा नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि पावर को शेयर किया जाता है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। कौन से लेवल, सेंट्रल, स्टेट और बाद में लोकल। अंडरस्टैंड, इसे बोला जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम अभी। दैट इज द थर्ड, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया देखो, पावर जो है मे ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। पावर को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। वो सोशल ग्रुप्स लिंग्विस्टिक बेस हो सकते हैं या फिर रिलीजियस बेस भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट का, बेल्जियम का, वहाँ पे जो था वो लिंग्विस्टिक जो ग्रुप है उसके बेसिस पे ये सोशल ग्रुप्स थे, उनको भी पावर दी गई थी। ठीक है, तो ये इस तरह से भी पावर शेयर की जा सकती है। ठीक है, अगर कुछ कंट्रियाँ देखेंगे आप, कुछ देश जैसे कि भारत है, इंडिया में भी वैसी कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट होती है किसके लिए, कि जो सोशली वीकर सेक्शन है और साथ ही साथ विमेन है उनको क्या मिले तो एक रिप्रेजेंटेशन मिले इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक लीगल अरेंजमेंट की जाती है। जैसे इंडिया में आप देख सकते हैं कि जो SC ST जो ये है उनको क्या किया गया है तो कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई है। तो ये इसका फ़ायदा क्या है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का, क्योंकि वो पावर में आ सकते हैं और उनको ऐसा फील नहीं होगा कि दे आर एलिनेटेड। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, वो भी पावर में आ सकते हैं, उनके हाथ में भी पावर आ सकती है, वो भी लेजिस्लेचर में जा सकते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। इसके लिए ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई है। अंडरस्टैंड, तो वो भी पावर को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उनको क्या नहीं फील होगा, एलिनेट फील नहीं होता है। सो इस तरह से हम समझते हैं कि ये जो पावर है वो क्या की जाती है तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को भी दी जाती है। जैसे कि विमेन के लिए एक नया लॉ बनाया गया है, विमेन रिजर्वेशन एक्ट। इसके तहत 33% रिजर्वेशन दिया गया विमेन को इन सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर भी उनको 33% रिजर्वेशन दिया गया है। अंडरस्टैंड, तो इससे क्या होगा कि उनको उनके हाथ में भी पावर जाएगी और वो खुद को एलिनेट नहीं फील करेंगे। समझ रहे हैं आप। अभी हम बढ़ते लास्ट पॉइंट जो है पावर शेयरिंग अमंग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स की तरफ। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पावर शेयरिंग अमंग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स। तो क्या दिखा देगा देखो आपको यहाँ पे। तो ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ये आप देख सकते हैं अलग अलग वेज से पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में आपको ये दिखाई देगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरह से पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट होती है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी में हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, थ्रू कंपटीशन, ओके, अमंग पार्टीज। अभी पार्टियों में कंपटीशन होता है कि कौन पावर में आएगा। इसके लिए क्या करती है, हर एक पार्टी अपने कंटेंडर्स देती है और वो कंटेंडर्स के बीच में रेगुलर इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद में वो पार्टी क्या आती है तो पावर में आती है। इस तरह से पार्टी को क्या मिलता है तो चांस मिलता है, पावर मिलता है। ठीक है, अभी ये जो मैंने आपको बताया कि कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, और ये जो कंपटीशन है इसकी वजह से पावर क्या होती नहीं है तो एक के हाथ में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। सपोज इस 5 साल के लिए कोई XYZ पार्टी है तो अगले 5 साल बाद दूसरे पार्टी को चांस देंगे। तो इस तरह से पावर क्या होती है इस पार्टी के हाथ से उस पार्टी के हाथ में चली जाती है। इसके लिए रेगुलर इलेक्शंस ये होते हैं डेमोक्रेसी में, ओके। और अलग अलग पार्टियाँ जो है उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, उनके अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरह से
पावर जो है एक पार्टी के हाथ से दूसरे पार्टी के हाथ में, मीन्स एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप के हाथ में पावर चली जाती है और उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे दिया देखो कोलिजन गवर्नमेंट। कभी कभी क्या होती है, 2 या 3 पार्टियां साथ में आती है, वो अलायंस बनाते हैं फॉर द इलेक्शन पर्पज। इलेक्शन होने के बाद में दे फॉर्म गवर्नमेंट, उसे बोला जाएगा कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट होने के बाद में सपोज 3 पार्टियां साथ में आकर कोलिजन गवर्नमेंट कर रही है, तो वो तीनों भी पार्टियों में क्या किया जाएगा, तो इक्वली पावर डिवाइड की जाएगी, या फिर कुछ किसी मिनिस्ट्री जो है वो अलग अलग पार्टी को अलग अलग लेवल में दी जाएगी। उनके जो विनर कितने हैं एमपीज और फिर एमएलएज, उनके हिसाब से पावर दी जाएगी। अंडरस्टैंड? रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। जो प्रेशर ग्रुप्स है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, उनका क्या रोल होता है? ओके, तो याद रखो, अभी ये जो ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर इन्फ्लुएंस करते हैं उनके डिसीजन के लिए। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? तो ये जो ट्रेडर्स है, फार्मर्स है, वर्कर्स है, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट होंगे गवर्नमेंट कमिटीज़ में और खुद का इन्फ्लुएंस बनाएंगे गवर्नमेंट के डिसीजंस पे, सजेशंस देंगे वो। और लास्ट क्या करेंगे, तो दे प्रेशराइज फॉर पॉलिसी इन देयर फेवर। उनके फेवर में पॉलिसी आनी चाहिए, इसके लिए वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। अंडरस्टैंड? इस तरह से पावर शेयरिंग का ये लास्ट पॉइंट भी आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई आपकी सजेशन है, आपकी कोई कंप्लेन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ओके, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आप टेक्स्ट बुक साथ में लेकर ज़रूर बैठिएगा, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।